आपस में बांटते हैं कि ओबीसी में सारा हक किसने खा लिया, 2-3 जातियों ने। आंकड़ा पूछेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। जो काम एससी और एसटी में अब शुरू हुआ है वो काम ओबीसी बहुत पहले से झेल रहा है। ओबीसी को पता ही नहीं कि उनका हक खाने वाले लोग किस लिबास में आते हैं। आज भी वो लिबास में आते हैं कि धर्म खतरे में आया, इसलिए ओबीसी का मूवमेंट रहा। लेकिन ओबीसी इस बात में कंफ्यूज रहा कि वो अपने को ओबीसी कहलवाए कि क्षत्रिय कहलवाए। ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे काम, नीची जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। कोई गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित रह गया, उसे उसके हिस्से का हक दिलाने का नाम है जाति जनगणना। शुक्रिया। इस बहुत विपरीत समय में जब हक और सच की बात बोलने पर पुरस्कार और सम्मान से ज़्यादा जोखिम भरी बात हो जाए, ऐसे वक्त में उन सवालों पर सेमिनार या गोष्ठी का आयोजन करना जो केवल इस देश के वंचित शोषित समाज के लिए ही नहीं, इस राष्ट्र को सबका राष्ट्र बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है। ये आयोजन करना भी एक तरह से हिम्मत का काम है। इसलिए सबसे पहले मैं इस आयोजन के सभी आयोजकों को क्रांतिकारी सलाम करता हूं और इस सभागार में मौजूद आप सभी लोगों को मेरा जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो राष्ट्र का सवाल होना चाहिए, जिस पर ये सेमिनार रखा गया है, विषय जो इसका है वो कास्ट सेंसस, सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना क्यों जरूरी है। इसके दो पहलू हैं, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है और सामाजिक अन्याय कहां हो रहा है, उससे कैसे हम समझेंगे। उसके पहले वर्तमान की बहुत सारी चुनौतियां हमारे पूर्व के वक्ता डॉक्टर रतनलाल ने रख दी और आलोचनात्मक तरीके से रखी। तो मुझे एक शेर याद आ रहा था कि जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आलोचना अपनी भी होनी चाहिए। अब दो हिस्सों में दो बातें कहना है, क्योंकि उसके बाद हम सब अपने मुख्य वक्ता आदरणीय धर्मेंद्र जी को सुनेंगे। जाति जनगणना का सवाल इस देश के हर नागरिक का सवाल होना चाहिए। जाति जनगणना पर सेमिनार करना, आंदोलन करना और इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाना केवल ओबीसी या एससी एसटी समाज की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। जिसे भी इस देश से मोहब्बत है, न्याय और समता के विचार से इत्तेफाक रखे, उन सब को जाति जनगणना का समर्थन करना चाहिए। क्योंकि जाति जनगणना का अर्थ केवल जातियों की गिनती नहीं है, ये इस राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया में हम कितना अब तक पहुंचे हैं, कितना सफर किए हैं और उस सफर में कितनी मुश्किलें आई हैं और कैसे उन मुश्किलों को दूर करेंगे, उस पूरे परियोजना का नाम है जाति जनगणना। कोई गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित रह गया, उसे उसके हिस्से का हक दिलाने का नाम है जाति जनगणना। बराबरी और न्याय के विचार का नाम है जाति जनगणना। इतिहास छोड़ देते हैं, वर्तमान पर ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं 1871-72 से लेकर 1881 में कैसे जनगणना शुरू हुई, फिर उसके बाद 1931 तक आखिरी जाति जनगणना हुई। और यह बात सही है कि उस समय भी बहुत सारे लोग ओबीसी में अपनी जातियां लिखवाने से बचते थे, क्योंकि शायद उन्हें यह बात पता नहीं था कि अगर वो अपनी जातियों को ओबीसी में लिखवाएंगे तो उसके लाभ क्या मिलेंगे। लेकिन आखिरी आंकड़ा 1931 का ही है। 1941 में जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े संकलित नहीं हो पाए, वो आज भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। 1951 से जनगणना आजाद भारत में होनी थी और उस समय
मैं एक बात बस जिक्र करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं था कि इस देश में कभी ओबीसी का आंदोलन नहीं रहा, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन रहा, और खासकर भक्ति आंदोलन, जैसे मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, हम सब जानते हैं वहां जितने भी संत कवि पैदा हुए वो सब कमेरा कौम से पैदा हुए। संत कबीर, संत रविदास से लेकर के तमाम लोगों की फहरिस्त उसमें रही, और वहां से लेकर के जब इस देश में 18वीं और 19वीं सदी में जितने आंदोलन खड़े हुए, जिसमें सबसे बड़ा नाम छत्रपति शाहू जी महाराज का, उसके पहले फूले साहब हैं, और फिर बाद में 1930 के आसपास। यह बात कहना कि ओबीसी का आंदोलन नहीं रहा, यह अनुचित है, अधूरा है, क्योंकि मैं एक शख्सियत का नाम लेता हूं, उनका नाम है शिवदयाल सिंह चौरसिया। पिछले दिनों उनके बारे में और बहुत अध्ययन किया, मुझे कार्यक्रम में बुलाया गया था। उनके पास उनके ऊपर किताबें ही नहीं है, हालांकि ओबीसी जो इस देश की आधी आबादी अपने को कहता है, वो अपने नायकों को नहीं सहेज पाया, यह आलोचना जायज है। आज भी शिवदयाल सिंह चौरसिया पर मुकम्मल काम नहीं हो पाया। पता चला कि वो काका कालेलकर कमीशन के भी मेंबर रहे, साइमन कमीशन के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा था, और इतिहास कैसे बनता है आप इसको समझें। साइमन कमीशन का विरोध इस देश के इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है कि उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। जैसे शिक्षा व्यवस्था, उसका विरोध किया जा रहा था कि मैकाले क्यों ऐसी शिक्षा व्यवस्था ले आ रहा है। लेकिन एक दूसरा इतिहास है कि उसी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा व्यवस्था और मॉडर्न स्कूलों को इसी देश के कुछ लोग स्वीकार कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। उसमें सबसे बड़ा नाम महात्मा फूले का है, और उसी तरह से साइमन कमीशन का स्वागत करने वाले लोग इस देश में थे कि भाई ये इस देश को पढ़ने आ रहे हैं कि यहां कौन हाशिए पर रह गया। उसमें काका कालेलकर कमीशन के सदस्य शिवदयाल सिंह चौरसिया। एक फैक्ट देखिए, उन्होंने शुरुआत अपनी की आदि हिंदू सभा से। वो आदि हिंदू सभा के बड़े नायक थे, और उस समय किस्सा, उनकी एक किताब है पतली सी, उसमें मिलता है कि जब वो आदि हिंदू सभा का सदस्यता अभियान चला रहे थे, ये बात 1925 से 30 के बीच की है, 1925 से 30 के बीच की। और वो कुछ लोगों के पास गए, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि इसकी सदस्यता लीजिए, तो सामने से जवाब आया कि आप, मैं हिंदू थोड़ी हूं, हम तो आर्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं। वो किस्सा बताता है कि शिवदयाल जी उसी समय आदि हिंदू सभा का पूरा अभियान छोड़ते हैं। वो ये कहते हैं कि कल तक तो हमें लगता था कि आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं, लेकिन जब आप अपने को हिंदू नहीं मानते तो हम अपने को हिंदू कैसे माने। और उस समय जो संगठन बनाया उसका नाम बैकवर्ड क्लासेस लीग था, यानी बैकवर्ड लोगों का संगठन शिवदयाल सिंह चौरसिया। और उस समय बिहार में त्रिवेणी संघ बना, वही 1930-40 का दशक। और त्रिवेणी संघ का नारा आप सोचिए ना, और बाद में अर्जक संघ बना, और ये सारा ओबीसी लीडरशिप थे। लेकिन उनके स्लोगन क्या थे कि जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। और उसके स्लोगन कुछ तो बहुत रेडिकल थे कि जातिवाद की क्या पहचान करे, नीची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले कर, ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे काम, नीची जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, तमाम नारे थे। उन नारों में आप गौर करेंगे कि ओबीसी की लीडरशिप में चलने वाले पूरे सोशल मूवमेंट 90% कमेरा लोगों की बात करते थे। सबसे दिलचस्प ये, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हम आज तक एकजुट होने की बात करते हैं कि वो 90% हैं, लेकिन मूवमेंट में वो 90% थे। महात्मा फूले के यहां वो 90% मिलेगा, डॉक्टर अंबेडकर के यहां वो 90% मिलेगा, और जो ओबीसी का मूवमेंट आया उसमें भी 90% मिलेगा। उस इतिहास को आगे बढ़ाया, इसलिए ओबीसी का मूवमेंट रहा। लेकिन ओबीसी इस बात में कंफ्यूज रहा कि वो अपने को ओबीसी कहलवाए कि क्षत्रिय कहलवाए, इसलिए वो अपने इतिहास को सहेज नहीं पाया और वो मूवमेंट कमजोर हो गया। आज भी ओबीसी का कोई एक बड़ा नायक नहीं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उस जमाने में, कल्पना करिए कि उस समय अजंगे आजादी के समय किसन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, यानी आधी जाति जनगणना उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सामने थी कि पिछड़े की 100 में 60 आबादी होनी चाहिए। हालांकि वह पिछड़ेपन का आधार थोड़ा व्यापक मानते थे, लेकिन ओबीसी के साथ दिक्कत यह थी कि उसने अपने इतिहास को सही जाना।
अब मैं एकदम कंटेम्पररी कुछ तिथियां गिनाता हूं, उससे आप समझे वो बात का दौर आया मंडल आंदोलन का, और उससे जाति जनगणना का सवाल और सामाजिक न्याय का सवाल सीधे जुड़ता है। पहली तारीख है 5 अगस्त 1990, उसके बाद 6 अगस्त 1990, 9 अगस्त 1990, 13 अगस्त 1990 और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से विश्वनाथ प्रताप सिंह का भाषण होता है। आज भी पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि सरकार बचाने के लिए मंडल लागू किया गया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार बचाने के लिए मंडल कमीशन की एक सिफारिश की घोषणा कर देते हैं। कोई यह इतिहास क्यों नहीं बताता कि उस समय की संयुक्त मोर्चा की समाजवादी और अंबेडकरवादी लोगों की साझा सरकार जो थी, उसके चुनावी घोषणा पत्र में था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मंडल कमीशन लागू करेंगे। तो अगर चुनावी घोषणा पत्र में जो बात है उसको अगर कोई लागू कर रहा है तो वो सरकार बचा रहा है, और कोई बाद में पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत बहुत सारे काम करे और वो राष्ट्र का काम हो जाता है। अब एक तिथि जोड़ता हूं मैं इससे, और इस कंट्राडिक्शन को समझिए, क्योंकि ओबीसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कैसे उनके अपने भीतर से पैदा की गई। उस समय तक 15 अगस्त 1990 तक मंदिर का पूरा आंदोलन विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन था। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने यह किताब पढ़ी होगी या ऐसे और भी मंडल कमीशन जितनी किताबें हैं। 25 सितंबर 1990 के पहले वो एक संगठन का आंदोलन था। पालमपुर में अधिवेशन होता है और वो अधिवेशन ये कहता है कि उस अधिवेशन में पहली बार एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि अब इस मंदिर का आंदोलन हम करेंगे, राजनीतिक सवाल बनाएंगे। और जैसे ही मंडल कमीशन की एक सिफारिश लागू हुई थी, 40 में से एक, 25 सितंबर 1990, 1.5 महीने भी नहीं गुजरा, रथ यात्रा शुरू हो गई थी। हरियाणा का चुनाव हो रहा था, जाति जनगणना का विरोध करने वाले प्रधानमंत्री वहां अपनी जाति बता रहे थे। पता नहीं आपने वो भाषण सुना कि नहीं। ओबीसी हैं, हमें इसलिए गालियां दी जा रही हैं क्योंकि हम ओबीसी हैं। नहीं, आप उस समय उस रथ यात्रा के संचालक थे जो मंडल के विरोध में कमंडल की यात्रा निकली थी। इसलिए आज आप ओबीसी बनने का ढोंग कर रहे थे। तब तो वो अपनी जाति को ओबीसी लिस्टेड भी नहीं कर पाए थे। बाद में मुख्यमंत्री हुए तब उन्होंने अपनी जाति को लिस्टेड किया। तारीखों को मैं क्यों याद दिलाना चाहता हूं, इस 1.5 महीने के भीतर मंडल आंदोलन के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश की गई, मंदिर और कमंडल का आंदोलन खड़ा कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है, पूरा मामला कोर्ट जाता है। मैं चंद तारीखें और पढ़ूंगा, बहुत वक्त लेना जायज नहीं है, मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वो तारीख पढ़ना चाहता हूं कि अंत में हुआ क्या। ये जो पूरा मंडल कमीशन की सिफारिश जब बनी, आगे आई, और उस समय पहला काका कालेलकर कमीशन बना था। उस कमीशन की सबसे बड़ी बुनियादी दिक्कत यह थी कि वो पिछड़ेपन को जाति के आधार से नहीं मानता था। सबसे बड़ी दिक्कत काका कालेलकर कमीशन की थी, वो कह रहा था जाति के अलावा कोई टूल डेवलप करना चाहिए, और पिछड़ेपन में महिलाएं भी शामिल है। बहुत दिक्कत है, वो नहीं लागू हुई, एक तरह से ठीक भी हुआ, वरना मंडल कमीशन जैसी एक मुकम्मल दस्तावेज नहीं तैयार होता। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तारीखों को अगर आप गौर करेंगे तो आप तारीखों को, चंद तारीखों को पढ़ रहा हूं, ओबीसी को पता ही नहीं कि उनका हक खाने वाले लोग किस लिबास में आते हैं। आज भी वो लिबास में आते हैं कि धर्म खतरे में। धर्म तो दिल का विषय है। मैं बार बार, हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, महात्मा कबीर बहुत पहले लिख गए कि मोह को कहां ढूंढे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। और आज पॉलिटिक्स किसके नाम पर हुई, मैं तारीखों को गौर करिएगा। 8 अगस्त 1991 को, उसके पहले जब वो लागू नहीं हो रहा था, सरकार गिर गई। और ये भी देखना चाहिए कि मंडल लागू करने के बाद समर्थन किसने वापस लिया। रथ चला था राम के नाम पर, तो इतिहास याद रखना, राम के रथ को रोकने का काम 2 लव और कुश ने किया था। एक का नाम था लालू प्रसाद यादव और दूसरे का नाम था मुलायम सिंह यादव। इन दोनों ने, और तारीख भी देखिए, 23 अक्टूबर 1990 और 30 अक्टूबर 1990, उत्तर प्रदेश और बिहार ने वो रथ रोका था, क्योंकि वो सांप्रदायिक रथ था और मंडल की लड़ाई हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ी। और आज ओबीसी को सांप्रदायिक राजनीति का शिकार बना करके उनके अपने असली मुद्दे पर कोई मूवमेंट खड़ा नहीं होने दिया जा रहा, और हमारे लोग उसके लिबास में हैं। और सोचिए, आज भी एकता 90% की क्या है। एक तरफ समाजवादी लोग
आंदोलन कर रहे थे कि मंडल लागू करो। 1980 में रिपोर्ट आई, 83 में बहुत बड़ा आंदोलन करुणानिधि के नेतृत्व में, इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री थी, उनके आवास के सामने हुआ था कि मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की जाए, और वो डीएमके के करुणानिधि कर रहे थे। और उसके बाद फिर 1984 के बाद राजनीतिक परिवेश बदल गया, 85 से सब कुछ बदलता गया, 1989 आ गया। उसके बाद जब ये कोर्ट चला गया पूरा मामला, और उस सिफारिश को लागू होने से रोक दिया गया। उसके सिफारिश के लागू कराने के लिए मान्यवर कांशीराम जैसे लोग, जितनी परिभाषाएं रतनलाल जी ने दी थी वैसे नहीं हुए थे। वो आंदोलन के शुरुआती नेता थे, उन्होंने आंदोलन का नारा दिया था मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, और सैकड़ों रैलियां मान्यवर कांशीराम ने मंडल कमीशन को लागू कराने में की। इसलिए वो केवल दलितों के नेता नहीं थे। उसके बाद जब ये कोर्ट चला गया और मामला इसमें निदान नहीं मिल रहा था, 8 अगस्त 1991 को जंतर मंतर पर धरना देने वाले नेता का नाम था रामविलास पासवान। वो हनुमान नहीं बने थे किसी राम के। वो तब बिहार का नारा लगाया करते थे, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान। एक बार सदन में उन्होंने खड़ा होकर कहा कि तुम जिसकी राजनीति करते हो, हम आगे नहीं पीछे हर जगह उनका नाम लगाते हैं, तुम हमसे धर्म की बात मत करो। और रामविलास पासवान वो लाठी खाते हैं, और उसके बाद मंडल रथ लेकर के निकलते हैं। उस नेता का नाम है शरद यादव। मधेपुरा से वो रथ निकला था, बाकायदे उसकी लड़ाई लड़ी गई, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, आदरणीय नेताजी हो, उसके बाद शरद यादव हो, एक लंबी लड़ाई लड़ी। और तारीखों पर गौर करिए, लेख लेके जा रहे थे कि मंडल कैसे देश में आग लगा रहा है। 25 सितंबर 1991 को सरकार बदल गई, और उसका बदलाव हुआ कि मंडल कमीशन की सिफारिश जो कर रही 27% लागू करने को, उसको बढ़ा देते हैं, उसमें प्रकाश को भी शामिल कर देते हैं। उसके बाद 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी का जजमेंट आता है, और फिर लागू होता है 8 सितंबर 1993 को। और ईडब्ल्यूएस लागू करने में कितना दिन लिया था आप कल्पना करिए। जो कोर्ट से जीते, 9 जजेस की बेंच ने जो लड़ाई जीती, उसके बाद में मंडल लागू होने की लड़ाई करनी पड़ी। तो ये तो एक इतिहास है, इसमें बहुत लंबा वक्त जाएगा। और उसके बाद पहले काका कालेलकर कमीशन की भी रिकमेंडेशन थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। और दूसरा मंडल कमीशन की सिफारिश थी, और मैं पेज नंबर भी बताना चाहता हूं जिससे यह बात गांव-गांव तक जानी चाहिए। 13वां अध्याय सिफारिशों का है, जिसमें 40 सिफारिशें हैं, और वो कहते हैं कि 1931 की जनगणना के मुताबिक 52% आबादी सर्वे किया था। और उस समय कुछ राज्यों में कोटा जब ज्यादा बढ़ गया था, जैसे तमिलनाडु 69% रिजर्वेशन, उसके खिलाफ भी लोग कोर्ट गए। कोर्ट उसके पक्ष में फैसला नहीं देता है, सो मोटो ले लेता है कि कुछ जगह पे उपवर्गीकरण हो जाना चाहिए। कभी वो ये नहीं कहता कि एनएफएस पर कोई सो मोटो क्यों नहीं होना चाहिए, स्वतः संज्ञान एनएफएस पर क्यों नहीं लिया, लेटरल एंट्री पर क्यों नहीं हुआ, जिससे रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। इस कमीशन की रिकमेंडेशन है कि 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अपर लिमिट 50% की है, इसलिए हम 27% रिजर्वेशन देने का रिकमेंडेशन करते हैं। ईडब्ल्यूएस लागू होने के बाद वो अपर लिमिट क्रॉस हो गई है। क्या इस देश में ओबीसी लोग अपना जितना संख्या है उसको जानने के लिए जाति जनगणना, और जितनी आबादी है उतना आरक्षण लेने के लिए कोई आंदोलन चला पाए, तो मुझे लगता है कि आज की तारीख के ओबीसी वो अपनी कमीशन के रिकमेंडेशन में जितनी बातें लिखी हुई है। और आखिर में केवल एक बात, जाति जनगणना से होगा क्या? केवल यह बात होगी कि वो एक्सरे है, उस एक्सरे के लिए सबसे जरूरी यह होता है कि पिछड़ कौन गया। वो आपस में बांटते हैं कि ओबीसी में सारा हक किसने खा लिया, 2-3 जातियों ने। आंकड़ा पूछेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, वो प्रोफेसर में नहीं, कुलपति में नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी में नहीं, आंकड़े नहीं है, धारणाएं हैं, ताकि भाई को भाई से लड़ाया जाए। जो काम एससी और एसटी में अब शुरू हुआ है, वो काम ओबीसी बहुत पहले से झेल रहा है, और वो उसका काट नहीं ढूंढ पाया अभी भी, जबकि उस सारी बीमारी का इलाज जाति जनगणना में निहित है। कौन किसका कितना हक खाया है, 3743 जातियां हैं, तो उसके लिए जाति जनगणना सबसे बुनियादी जरूरत है। लेकिन भाई को भाई से लड़ाने में सबसे आसान है कि वो आपस में लड़ेंगे तो फिर एकजुट नहीं हो पाएंगे, और एकजुट नहीं हो पाएंगे तो फिर उनका उस असली मुद्दा उनके बहस से गायब रहेगा। मैं तो एक गुजारिश करता हूं, देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा
वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।